कि रूस ने परमाणु हमला भी कर दिया है मिसाइलों के साथ और कई शहर उन्होंने तबाह भी कर दिए हैं। पुतिन को उन्होंने कहा है कि हम हर हालत में सजा देकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना हो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और स्थितियां अभी भी बिगड़ी हुई हैं। यहां तक कि अमेरिका साथ दे रहा है यूक्रेन का। आने वाले समय में क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर भारतीय छात्र की एक की मृत्यु हो गई है जो कि MBBS करने गया था। खार्किव इलाके में ये घटना घटित हुई थी। इसकी अभी की जो ताज़ा स्थितियां हैं वो क्या हैं? मैम बिल्कुल सही है। यूक्रेन युद्ध और रूस के मध्य जो चल रहा है युद्ध, उसकी स्थितियां बहुत भयावह बन चुकी हैं। विश्व युद्ध के खतरे मंडराने लग गए हैं क्योंकि रूस ने परमाणु हमला भी कर दिया है मिसाइलों के साथ और कई शहर उन्होंने तबाह भी कर दिए हैं। सबसे खास बात है कि इंसानों को चुटकियों में राख करने वाले जो बम हैं उनका भी प्रयोग किया गया है, वह है वैक्यूम बम। वैक्यूम बम के कारण अगर जहां भी फटता है तो आसपास का हिस्सा बिल्कुल खाली हवा से मुक्त हो जाता है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो इंसान का जीना नामुमकिन वाली स्थितियां हो जाएंगी। वहीं अगर जो बाइडेन की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगे परंतु यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे। स्पेन ने भी अपनी मदद करने का फैसला किया है, घोषणा कर दी है और हथियारों को भेजना भी शुरू कर दिया है। इसमें एक और भी बात सामने आ रही है कि नाटो को उन्होंने अलग रखने का फैसला किया है क्योंकि पुतिन को उन्होंने कहा है कि हम हर हालत में सजा देकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना हो। आपने बात की ऑपरेशन गंगा की, जो भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। अब तक तकरीबन 8,000 से अधिक भारतीयों को बाहर निकालने का काम भी पूरा हो चुका है। भारत के 4 मंत्री यूक्रेन के आस पड़ोस के जो देश हैं वहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। वहाँ से वो लोगों को बाहर निकालने के लिए जितनी भी सुविधा हो सकती है उनको प्रदान करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अगर एक चीज़ और भी हमारे सामने आई है वो है कि परमाणु मिसाइल छोड़ने के कारण नया फरमान भी जारी कर दिया है रूस ने कि अपने नागरिकों को देश छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने एक नई पाबंदी की घोषणा कर दी है कि कोई भी नागरिक रूस का देश नहीं छोड़ सकता है अगर उसके पास $10,000 होंगे। क्योंकि विश्व भर के बहुत बड़े देशों ने, सभी देशों ने लगभग रूस सेंट्रल बैंक पर पाबंदी लगा दी है, जिसके कारण रूबल की कीमत बहुत गिर चुकी है, स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। अगर वहीं भारतीय स्टेट बैंक की ओर से भी एक घोषणा सामने आई है, उन्होंने भी एक खुलासा किया है कि अगर ये युद्ध कुछ दिन और चलता रहा तो भारत को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की भी आशंका है। उसमें सबसे खास बात आपको बता दें कि सूरजमुखी का तेल है वो यूक्रेन से आता है। इस कारण यहां पर अगर उसकी कीमतों में इजाफा होगा तो बजट भी हिल जाएगा सभी लोगों का। और भारत यूक्रेन से सूरजमुखी तेल खरीदने में सबसे बड़ा आयातक है। ये चीज़ एक चिंता का विषय है। अगर इस युद्ध को रोकना होगा तो सभी तरफ से वैसे कोशिश है। आज शाम को रूस और यूक्रेन के मध्य बैठक भी होने जा रही है दूसरे दौर की, जो बेलारूस के बॉर्डर पर होगी। अब उसमें क्या होगा अगर इसके ऊपर हमारी नज़र बनी रहे। सभी देश लगातार अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भारत इसमें थोड़ा पीछे नहीं रह गया? जी, लगता तो ऐसे है, परंतु फिर भी ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। परंतु हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। हमारे एक भारतीय छात्र की मौत होना हमारे लिए दुखद की घड़ी भी है, परंतु फिर भी हमारी कोशिशें जितनी भी भारत सरकार की ओर से की जा रही हैं, चाहे वो देरी से हैं, परंतु अब कोशिशों में तेजी ला दी गई है। उसमें मुख्य कारण ये भी है कि भारत सरकार ने हवाई फौज को छूट दे दी है कि वो जहां पर भी पहुंच सकती है और हमारे नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश करे। इसमें एक और भी बात सामने आई है। यूक्रेन ने अपने बॉर्डर
और बिना परमिशन के वीज़ा भी घोषित कर दिया कि कोई भी नागरिक किसी भी देश से यूक्रेन में पहुंच सकता है, उसको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा का बजट सत्र पेश होने वाला है, साथ ही हिमाचल का भी, तो क्या है इस बजट में कुछ खास? बिल्कुल, हरियाणा का बजट आज शुरू होने जा रहा है। सत्र आज शुरू हो जाएगा। 3, 4 और 7 मार्च को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने इसकी शुरुआत करेंगे। 7 मार्च को मुख्यमंत्री अभिभाषण पर जवाब देंगे, जबकि अगले दिन 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। इस दिन प्रश्नकाल को न रखने का फैसला किया गया है। 9 से 11 मार्च तक 17 अवकाश होने के कारण 14 और 16 मार्च तक बजट पर व्यापक चर्चा करवाई जाएगी। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से 5वां बजट, यानी कि उनकी कार्यकाल का आखिरी बजट, क्योंकि इस साल के अंत में हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, ये उनका 5वां बजट होगा और ये बजट 4 मार्च को पेश किया जाएगा। इस बजट की खास बात जो है, वित्त वर्ष वार्षिक बजट 55,000 करोड़ तक का हो सकता है। एक छोटा सा पहाड़ी राज्य हिमाचल, इसके ऊपर अभी तक खर्च 65,000 करोड़ रुपए का चल रहा है। जी मैम। हरियाणा सरकार ने अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को बंद करने का एक फैसला लिया था, लेकिन अब वो सिर्फ एक जिले के लिए लागू करा है। ये फैसला बाकी जिलों से वापस ले लिया गया है, तो वो जिला कौन सा है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से कुछ दिन पहले 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी गई थी, परंतु इसके बाद लोगों का विरोध शुरू हो गया। लोगों ने इसके ऊपर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। धरना प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इस फैसले को अपना वापस लेने का फैसला कर लिया है। इसका मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है क्योंकि 1 साल के बाद, यानी कि 2023 की फरवरी और मार्च के मध्य वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरह का वहाँ पर मतदाताओं के साथ खिलवाड़ करने के मूड में भी नहीं है। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के साथ केवल गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव में ही इस फैसले को लागू करने का घोषणा कर दी है। उनका मानना है कि गुड़गांव एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, इसलिए इसको वहां लागू करना समय की जरूरत बन चुका है। पहले तो सिर्फ नेता ही जनता को रुझाते थे, अब सरकार भी रुझाने लगी है। यूपी के चुनाव के अंदर अब ऐसा कर दिया गया है कि आईएमए जो है वो 1 दिन इलाज फ्री करेगी जो मतदान करके आएगा। क्या है पूरी खबर? जी, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर ने घोषणा की है कि जो भी मतदाता मतदान करेगा, अपने हाथ पर उंगली पर लगी स्याही को वो दिखाएगा, तो 6 मार्च को 1 दिन के लिए मुफ्त इलाज का वो भागीदार बन जाएगा। आईएमए ने घोषणा सिर्फ इसलिए की है कि वह मतदान का फीसद बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब ये हैरानी वाली बातें हैं क्योंकि लुभावने वादे अभी तक नेता करते थे, परंतु अब सरकारी तंत्र की ओर से भी इस तरह के लुभावने वायदों को सामने करने का कोशिश जारी की गई है। जी। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करेंगी यूपी में। क्या है पूरी खबर? जी, छठे चरण के लिए चुनाव मतदान 54 सीटों के लिए 7 मार्च को होना तय है और इस कड़ी के तहत ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वह समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के पद के दावेदार अखिलेश यादव के साथ मिलकर रैलियां करेंगी और 2 मार्च को, यानी कि आज वो शाम को वहां पर वाराणसी पहुंचेंगी। सबसे पहले वो वाराणसी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वाराणसी में रैली करेंगी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है, और इसके अलावा एरेही गांव में भी वह रैली करेंगी, यानी कि 2 दिन तक वो लगातार रैलियां करेंगी। 3 मार्च को ममता बनर्जी का एक रोड शो भी आयोजित किया जा रहा है इन्हीं क्षेत्रों में। जी शाही जी, विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे खुलासा न्यूज का में। तब तक के लिए नमस्कार।